2 दिन गुजर गए थे। पूरे घर में सन्नाटा था। सना बेगम को अभी तक होश नहीं आया था, जबकि खबर साहब को दफना दिया गया था। यारम ज़मीन पर बैठा घुटनों पर हाथ बांधे किसी गहरी सोच में गुम था। मैयत पर भी उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला था और अब भी वो खामोश गुमसुम बैठा था। किसी के बोलने पर उसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला था। चेहरे पर चट्टानों जैसी सर्द मोहरी थी। उसने ऐसी कमज़र्फ लड़की के आगे अपने जज्बों को आश्कार किया था, जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप की नहीं हो सकी तो उसकी क्या होती। उन 3 दिनों में उसके दिल ने किस किस बात से मलामत नहीं की थी उसे। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब कोई उसके पास अंदर आकर उसके बराबर बैठा। तुम ठीक हो यारम? ज़ावियार ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसके बराबर बैठते हुए कहा। तो यारम ने कोई जवाब ना दिया। होश में आओ यार, क्या हो गया? अगर ऐसे करोगे तो आनी को कौन संभालेगा? अलमीर ने उसके वजूद को हिलाते हुए कहा। तो यारम ने आंखें फिरते उसे देखा। उसे जाना था, वो चली गई, सब बर्बाद करके चली गई। जब उसने माँ बाप का नहीं सोचा अपने, तो तुम कौन होते हो? उसकी नज़र में तुम एक बेकार शय थे जिसे वो सिर्फ इस्तेमाल करती थी। अलमीर ने गुस्से में असलियत को उठाकर उसके सामने रखा। तो यारम ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे बारे में ना सोचती, अपने माँ बाप के बारे में, अपने बाप के बारे में सोच लेती। वो इस कदर घटिया थी और मैं उससे मोहब्बत करता रहा। मुझे खुद से घिन आ रही है, क्या करूँ मैं? वो नम आंखों से बोला। तो ज़ावियार ने उसे गले से लगाते हौसला दिया। उसने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे उसका बुरा चाहूँगा। मैंने हमेशा उसका साथ दिया था। वो खुद पर बेइंतहा ज़ब्त करते बोला। नहीं रोहा खावर, नहीं रोहा खावर, नहीं रोहा खावर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। शदीद घिन और नफ़रत महसूस हो रही है उससे, और उससे ज़्यादा खुद से। इस जैसी लड़की के लिए मैंने अपने कीमती जज्बात को ज़ाया किया। वो सर्द मोहरी चेहरे पर सजाए बोला, जबकि आंखों के गोशे नम थे। ज़ावियार ने उसकी पीठ थपथपाते उसे हौसला देने की कोशिश की, जबकि अलमीर खामोशी से सुनता रहा। उसे बोलने दिया जो वो बोलना चाहता था, उसके अंदर की भड़ास को निकलने दिया। तुझे पता है लोग बाहर किस किस तरह की बातें कर रहे हैं? कि देखो, एक मुअज़्ज़िज़ और मुहज़्ज़िब घराना बनता था, इनकी बेटी ने इनके चेहरों पर कालक मल दी। वो उससे दूर होते हुए बोला। कोई कह रहा है ज़रूर बेटी के ऊपर जोर दिया गया होगा, लड़की को टॉर्चर किया होगा। उसने अपने माँ बाप का मान भी तोड़ दिया। सोच, मैं ऐसी लड़की से मोहब्बत का दम भर रहा था। यारम जज्बाती होते चीखा, जबकि वो दोनों यारम को इस तरह देख कैसे बताते कि उनके दिल पर खंजर चल रहे थे। अपने इतने मजबूत दोस्त को इस तरह टूटते देखना उनके लिए इंतहाई तकलीफ देता। तुम देखना, कभी खुश नहीं रहेगी वो, सारी जिंदगी अपने इस फैसले को कोसेगी, देखना तो। यारम अपने आंसुओं पर काबू पाने के लिए ज़ावियार के मजबूती से गले लगा गया। उसके दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही थी वो किसे बताता। वो अंदर से मर रहा था, लेकिन वो किसे अपना दिल खोल कर दिखाता। रोहा खावर सब बर्बाद कर गई थी। वो सना बेगम को लेकर 1 हफ्ते में ही घर छोड़कर चला गया था। जो होश में आती साकित होकर रह गई थी, उनकी बेटी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। आफंदी साहब ने यारम को सीने से लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। यारम बेटा, मैं तुमसे अभी भी यही कहूँगा कि नज़रअंदाज करो इन सब बातों को। लोगों का क्या है, आज हैं तो कल, आज बातें बना रहे हैं, कल भूल जाएंगे। आफंदी साहब ने उसे समझाते अभी बोलना शुरू ही किया था कि यारम ने बीच में उनकी बात को टोका। नहीं अंकल, लोग कभी नहीं भूलते। मैं आनी को खोना नहीं चाहता। मुझे डर है कि उन लोगों की बातें उन्हें भी जिंदा नहीं रहने देंगी। यारम संजीदगी से नज़रें झुकाए बोला। तो आफंदी साहब ने अफसोस से सर झुकाया। बेटा, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना, मुझे खुशी होगी तुम्हारे काम आकर। आफंदी साहब ने उसका कंधा थपथपाते कहा। तो यारम फ़कत सर हिला गया और गाड़ी में बैठते सना बेगम को लिए वहाँ से चला गया, जबकि गेट के पीछे से छुपकर झांकती हानम की आंखें आंसुओं से नम थी। यारम की तकलीफ, उसके ऐसे दूर जाने पर हानम ने दुख से आंखें मींची थी। उसे नफरत हुई थी रोहा खावर से। 1 महीना गुजर गया था। यारम पहले से ज़्यादा संजीदा और खामोश हो गया था। ज़ावियार और उसने एक बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा था। सारा पैसा ज़ावियार ने लगाया, जबकि मेहनत यारम सुल्तान कर रहा था, और उन दोनों को यकीन था वो अपनी जगह ज़रूर बनाएंगे। दिन रात मेहनत करते। शाम का वक्त था। यारम घर की तरफ निकला तो रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था जब बारिश में उसकी बाइक किसी से टकराई। बारिश की धुंध और टकराने के सबब वो बुरी तरह ज़मीन पर गिरा तो उसके माथे पर पत्थर लगा। तकलीफ से यारम ने आंखें मीच कर खोली और रात के अंधेरे में सामने देखा, जहां हेडलाइट की रोशनी में एक शख्स गाड़ी से बाहर निकला। यारम ने गौर किया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कोई और नहीं, शहरोज़ गाजी था। वो लम्हे में ज़मीन से उठा। दिमाग की रगें फटने को हुई थी उसे अपने सामने देखकर। जो मुस्कुराता उसी को देख रहा था।
अरे यारम सुल्तान, तो कहाँ मारा मारा फिर रहा है? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला तो फूली सांसों के साथ यारम उस पर झपट पड़ा। उसे गाड़ी पर धक्का देता उसके ऊपर होते यारम ने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। वो जिस कदर तकलीफ में था, शैज़ को वो खुद से ज्यादा वहशी लगा था। वो उसे बुरी तरह मारने लगा। चेहरे पर पड़ने वाले पै दर पै मुक्कों ने शहर उसका जबड़ा फाड़ दिया था। उसने यारम को खुद से दूर झटकने की कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त किसी जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। कहाँ है वो? बता, कहाँ है वो? वरना आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बोल। वो बुरी तरह उसका गिरेबान पकड़ते धाड़ा और उसके मुंह पर पै दर पै फिर मुक्के मारने लगा। तो शैज़ ने पूरी ताकत जमा करते उसे खुद से दूर झटका तो वो जमीन पर जा गिरा। अपने मुंह पर हाथ रखते उसने आंखें मीची। तकलीफ से उसका मुंह खोला नहीं जा रहा था उससे। यारम उठते ही फिर उस पर हावी हुआ और उसे जमीन पर फेंका। पेट पर लाते ही लाते मारते यारम ने उसे अधमुआ कर दिया था। उस पर झुकते यारम ने उसका गिरेबान पकड़कर फिर वही सवाल दोहराया तो वो बमुश्किल मोला, निकाह हो गया हम दोनों का। खुश है वो मेरे साथ और तुझसे शदीद नफरत करती है। वो खबासत से मुस्कुराते बोला, जिसका चेहरा खून से लथपथ हो रहा था। यारम जो उसका गिरेबान जकड़े हुए खड़ा था, साकित हुआ था उसके निकाह की बात पर। यानी उसने यारम को छोड़कर शैज़ को चुना था अपने लिए। तासुरात सख्त से सख्तर हुए थे। वो मुझसे क्या नफरत करेगी? मैं थूकता हूँ उसकी नफरत पर। यारम ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते उसके वजूद को जमीन पर फेंका और वहां से उठ खड़ा हुआ। उससे कह देना कि जिंदगी में अगर कभी अपनी शक्ल यारम सुल्तान को दिखाई तो उसी लम्हे कब्र में उतार दूंगा उसे। यारम गुस्से से गुर्रा कर बोला और उसे यूं ही मरते हाल में रोड पर छोड़ता हुआ वो अपनी बाइक पर बैठता वहां से निकलता चला गया। पीछे शहरोज ने तकलीफ और नफरत से उसे जाते देखा था। यारम सुल्तान, तेरी पहली हरकत का इतना खौफनाक बदला लिया है मैंने कि तेरी दुनिया उजड़ गई। सोच अब क्या करूंगा मैं तेरे साथ। वो खून से लथपथ चेहरे पर वहशतनाक मुस्कुराहट लिए तकलीफ से तड़पते हुए बोला था। वो उसकी छोटी सी खुशियों भरी दुनिया उजाड़ गया था। यकीनन अब हाल में जो करेगा उससे यारम सुल्तान की दुनिया तबाह होगी। वो पूरा दिन दादों के साथ, अलमीर और जायान के साथ रही। दोपहर हो चुकी थी लेकिन वो पलट कर ऊपर रूम में नहीं गई थी। जावियार का गुस्से से बुरा हाल था। सब उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे और वो जानबूझकर ऊपर नहीं आ रही थी। ये बात उसका दिमाग में शॉर्ट सर्किट कर रही थी। आज उनका वलीमा का फंक्शन भी था। यारम गाड़ी की कीज और फोन उठाता नीचे आया और बाहर चला गया। सबने मुड़कर उसे जाते देखा। जल कुकड़ा कहीं का, आज तो देख ना मैं इसके कान कैसे खींचती हूँ। दादो ने हानम का उदास चेहरा देखते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। मैडम, मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी हैं। मेड ने आकर उन्हें बताया तो उसने सर हिलाया। वहां से उठ खड़ी हुई। जा बेटा, तू भी तैयार हो जा, मैं भी सारे इंतजामात देख लेती हूँ। दादो ने उसको बोला तो वहां से सर हिलाती चली गई। शाम का वक्त था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। वो अपने कमरे में थी जब जावियार ने कमरे में कदम रखा। माथा मसलते, नीची नजरें करते दरवाज़ा बंद करता वो आगे बढ़ा। वो रह गया था, बाकी सब तैयार थे। जावियार आगे बढ़ा तो उसे देखकर ठिठक कर रुका। जहाँ वो रोड खोल के पैरों को छूती मैक्सी पहने खूबसूरती से किए मेकअप पर हल्की सी ज्वेलरी पहने नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। जावियार बेखुदी में उसके करीब बिल्कुल पीछे आकर रुका तो हानम की चूड़ियां पहनते हाथ थमे थे। नज़र उठाकर उसे देखा जो आंखों में खुमार लिए संजीदगी से उसे देख रहा था। हानम की पलकें बेख्तियार हया से लरस कर झुकी तो जावियार ने होश में आते माथे पर बल डाले। सुबह वाली हरकतें याद आईं तो उसके पीछे चूड़ियों से सजे हाथ को थामते उसका रुख अपनी तरफ किया तो वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसी को गुस्से से घूर रहा था वो। घर वालों से शादी हुई है तुम्हारी, जो तुम पूरा दिन उनके पास डेरे जमा कर बैठी रही थी? जावियार ने अक्खड़ लहजे में कहा तो वो गुस्से में आती अपनी कलाई उससे झटपटा कर आज़ाद करवा गई। जिससे शादी हुई है उसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, तो क्या मैं अकेली कमरे में बैठकर मक्खियाँ मारूं? वो भी संजीदगी से बोली। कुछ भी हो जाता, लेकिन जावियार को उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो अपना गुस्सा दिखाता सबके सामने क्यों तमाशा कर रहा था? अपनी गलतियों पर नजर षानी करोगी तो तुम्हें अच्छे से अंदाजा होगा कि मेरे मिजाज क्यों नहीं मिल रहे। जावियार सर्द लहजे में बोला तो कल रात का मंजर सोचते हानम की आंखों में आंसू उमड़े, जिन्हें वो हलक में उंडेलने लगी। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मुझे भरोसा करना चाहिए था आपका। वो धीमे आवाज़ में बोलने लगी तो जावियार ने टोका, मुझे कोई फजूल बात नहीं सुनी। आइंदा अगर तुमने मुझे इस तरह इग्नोर किया तो तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है।
जावियार ने उसकी कोहनी को सख्ती से थामते गुस्से से कहा तो हानम की आंखों में आंसू आए। मैंने कहा ना सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसे, वो धीमे लहजे में बोली जबकि आंखों में पानी चमक रहा था। जावियार ने उसकी आंखों में देखा जो नम सी थी। उसकी गिरफ्त खुद ब खुद नर्म हुई, तासुरात भी ज़रा नर्म हुए। तुम्हारी सॉरी की अब कोई वैल्यू नहीं, रेडी रहो, मैं थोड़ी देर में आ रहा, जावियार ने संजीदगी से कहा और वॉशरूम में बंद हो गया। हानम ने अपने आंसू साफ करते खुद को आईने में देखा। खड़ूस कहीं का, वो टिश्यू से मेकअप ठीक करती सूं करते बोली और उसका इंतज़ार करने लगी। वही सीटी की वहशतनाक धुन उसकी कानों में पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था वो उसके करीब आ रहा। वो रोती हुई दूर हो रही थी लेकिन वो मज़ीद करीब आ रहा था। मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो, नहीं करो, मुझे प्लीज़ नहीं करो। वो उसके आगे हाथ जोड़ते पीछे हो रही थी लेकिन वो सीटी की धुन बजाय आंखें बंद के उसकी चीखों से मसरूर होता आगे बढ़ रहा था। नहीं नहीं प्लीज़। वो बुरी तरह से चीख रही थी लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। मुझे जाने दो मुझे। वो नींद से उठते आधी रात को बुरी तरह चीख रही थी कि सब भागे हुए उसके कमरे में आए। सयाम ने दरवाज़ा खोला और जल्दी से आगे बढ़ते उसके शानों पर हाथ रखते उसे बुरी तरह झिझोड़ा तो वो आंखें खोले पसीने से तर उसे देखने लगी। फिर नज़रें फिरे इधर उधर देखने लगी लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय सयाम और बीजान के। बाकी सब दरवाजे पर जाने पहचाने दो चेहरे खड़े थे जो नफरत से घूर रहे थे उसे। वो सयाम को देखने लगी जो उसके माथे से पसीना साफ किए उसे रिलैक्स कर रहा था। कुछ नहीं हुआ रोहा, कोई नहीं है यहाँ, देखें कोई भी नहीं है। वो उसे रिलैक्स करते हुए पानी का ग्लास उसके होंठों से लगा गया जबकि लिज़ा बेगम ने गुस्से से असफन साहब को देखा जो सयाम को घूर रहे थे। हमारे घर का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, तमाशा लगा होता है हर रात। लिज़ा बेगम गुस्से में बुड़बुड़ाती वहाँ से चली गई थी तो असफन साहब सयाम से बाद में बात करने का सोचते वहाँ से चले गए। सयाम ने उन्हें पानी पिलाया तो वो चारों तरफ देखने लगी। वो यही था, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, वो वही था। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो वापस आ जाएगा मुझे लेने के लिए, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। वो बुरी तरह कांपते रोने लगी तो सयाम ने उसे तकलीफ़ से देखते अपने सीने से लगाया। वो बदहवासी में बस यही कहे जा रही थी। सयाम ने चेहरा मोड़ते बीजान को देखा जो तरस भरी नज़रों से उसे देख रही थी। सयाम ने आंखों के इशारे से उन्हें जाने का कहा तो वो भी खामोशी से वहाँ से चली गई। वो उससे दूर होते हिचकियाँ लेते यहाँ वहाँ देखने लगी लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय सयाम के। तुम एंजल हो ना, बचा लोगे ना मुझे, वो उससे एक उम्मीद के साथ पूछ रही थी। सयाम ने सर हिलाया। मैं हूँ यहाँ, मेरे होते हुए यहाँ कोई दूसरा नहीं आ सकता। आप डरे मत, मुझे पता है रोहा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उस जहन्नुम से खुद को बचा कर आई हैं। आपकी जगह कोई और होती तो। वह भी बोल ही रहा था जब रोहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। और हैं वहाँ और बहुत हैं, मेरी तरह बहुत सारी हैं, मुझे पता है। वो कहता था कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ उसके चुंगल में जो उससे पनाह मांगती हैं। वो कांपती आवाज़ में उसे सोचकर वहशत ज़दा सी बोली और हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर फिर रोने लगी। वो दरिंदा है, सबको नोचता है, वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है, वो मुझे ढूंढ लेगा और फिर मेरे साथ उससे भी बुरा करेगा। वो सयाम को बच्चों की तरह उस खौफनाक मंजर के बारे में बता रही थी और सयाम के माथे की रगें तन रही थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर उसके पास और लड़कियां भी हैं तो शायद वो बहुत बड़ा गैंग था कोई। सयाम ने खुद पर काबू पाते हाथों से उसके बाल संवारे तो वो मासूम बच्चे की तरह आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मार दो, वो नम लहजे में धीमी आवाज़ में उससे मिन्नत करते बोली तो सयाम उसकी आंखों में देखने लगा जहाँ बहुत बड़ा गम हिचकोले खा रहा था। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। आप बुरी नहीं हैं, ये दुनिया बहुत बुरी है। आपने खुद को इस जहन्नुम से निकाल लिया है ना, क्या आप नहीं चाहती कि वो दूसरी लड़कियां भी उस जहन्नुम से निकल आएं? सयाम ने उसके आंसू अंगूठे से साफ करते उससे सवाल किया तो वो गहरी सोच में डूबी आहिस्ता से इस बात में सर हिला गई। तुम एंजल, तुम उन्हें भी बचा लोगे ना? वो नम आंखों से उसे देखते हुए बोली तो सयाम ने बगौर उसे देखते एक फैसला किया और सर इस बात में हिलाया। हम सबको बचा लेंगे, वो हल्का सा मुस्कुराते बोला तो रोहा ने भी सर इस बात में हिलाया। चलें अब यहाँ लेटें और आराम करें, वो उसे पिचकारते हुए बोला तो वो लेट कर इधर उधर देखती सख्ती से उसका हाथ पकड़ गई। वो जो उठने लगा था अचानक उसका हाथ थमने पर थम कर उसे देखने लगा कि सयाम राना की धड़कनें भी उसी तरह थमी थी। तुम मत जाओ, मैं सो गई और अगर वो आ गया तो क्या होगा फिर? उसके चेहरे पर डर के साए लहराए तो सयाम ने सर हिलाया और वहीं बैठ गया और उस हाथ को देखने लगा जिसे उसने थामा हुआ था। सफ़ेद चमड़ी पर स्याह धब्बों के निशान थे जैसे किसी सिगरेट से उन्हें जलाया गया। सयाम ने तकलीफ से आंखें मीची थी। सीने में उठता शोला मजीद आग पकड़ रहा था।
न जाने क्यों वो इस कदर उसके दुख से दो चार हो रहा था, उसे समझ नहीं रहा था। वो जब तक गहरी नींद में सो ना गई, सयाम यूं ही बैठा रहा और उसके गहरी नींद में सोने का यकीन होते आहिस्ता से उसने अपना हाथ छुड़वाया, सामने सोफे से टेक लगाता उस पर नजरें टिकाए आंखें बंद कर गया। सुबह हुई हरकत के बाद यारम घर से चला गया था, जबकि अरीशा गमो गुस्से में अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो उसे झटक कर गया था और ये चीज़ अरीशा की अना पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। वो सुबह से औंधे मुंह लेटी आंसू बहा रही थी, जो आंख में आंसू लाना भी गुनाह समझती थी। आज वो उस बेमुरवत शख्स के लिए बैठी बेतहाशा रो रही थी। सना बेगम ने 2 बार उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अब वो परेशान हो रही थी, जबकि उन्होंने यारम को भी गुस्से में घर से जाते हुए देखा और अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। वो टूटा जिस्म लिए उठी और शावर लेकर निकलते आईने के सामने आए। चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों के गोशे लाल हो रहे थे। उसने खुद की कैफियत को नज़रअंदाज करते तैयार होना शुरू किया। कुछ ही देर में वो तैयार थी। खुद को आईने में एक नज़र देखा और उसका सुबह का झटकना याद आया। आंखों में आंसू भरे, जिसे वो हलक में उंडेलते पलटी और नीचे उतरते सना बेगम के कमरे में गई। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने सुबह उन्हें ऐसे नज़रअंदाज किया। दरवाज़ा खोलकर कमरे में कदम रखा तो सना बेगम पर नज़र पड़ी, जो स्काई ब्लू कमीज शलवार पर सलीके से दुपट्टा लिए परेशान बैठी, मोबाइल हाथ में थामे फ़ोन कान से लगाए हुए थी। उनकी नज़र अरीशा पर पड़ी तो जल्दी से उठ खड़ी हुई। बेटा अरीशा, कैसी हो तुम? बेटा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी तुम सुबह से? तुम्हें पता है मैं किस कदर परेशान हो रही थी? सना बेगम ने उसका माथा चूमते कहा तो वो न जाने क्यों उनकी ममता पाते अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं पाए। बेटा, तुम्हें तो बुखार हो रहा है, क्या हुआ? तुम दोनों की लड़ाई हुई है ना? मैं समझाऊंगी यारम को, उसके कान खींचूंगी, तुम परेशान ना हो बेटा। वो उसका हाथ थामते परेशानी से बोली तो अरीशा आंखें झपकाए बस सर हिला गई। तुमने कुछ खाया भी नहीं बेटा, ये लो ये जूस पियो, फिर मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। सना बेगम ने अपना जूस, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले मंगवाया था, उसके आगे किया तो उसे थाम कर मुँह से लगा गई। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, बहुत हसीन, हमेशा की तरह। सना बेगम प्यार से उसकी तारीफ करते बोली तो वो सही से मुस्कुरा भी ना सकी। अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा खुला तो यारम अंदर आते ठिठक कर रुका। उनके साथ अरीशा भी खड़ी थी, जो हुस्न का मुजस्मा लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी पहने, ब्लैक ब्लाउज पर ब्लैक ही नगीने लगे और उस पर सिल्क की प्लेन ब्लैक साड़ी बांधी। वो हल्के फुल्के मेकअप पर हल्की ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाए, बालों के ऊपर आगे से ट्विस्ट बनाए, पीछे से खुले बालों में बेहद हसीन लग रही थी। यारम ने ऊपर से नीचे तक उसका भरपूर जायजा लिया, लेकिन उसकी आंखों को देखकर ठिठका जो सुर्ख हो रही थी। अरीशा ने एक पल को पलट कर उसे देखा और फिर नजरें फेर लीं, जिसे महसूस करके यारम के दिल में चुभन हुई। वो जानता था सुबह उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो हमेशा उसके करीब आई थी, लेकिन कभी उसने इस तरह अरीशा को नहीं झटका था। लेकिन उस लम्हे अरीशा के मुंह से वो निकले अल्फाज वो चाह कर भी वहाँ रुक नहीं सका था, क्योंकि जब बात मोहब्बत पर आई तो यारम के दिमाग में सिर्फ उस लड़की का अक्स आया था, जो उसकी नज़र में लफ्ज़ मोहब्बत को ज़मीन के निचले हिस्से में दफना गई थी। उसे जहर से भी बुरा लगा था ये लफ्ज़, और अरीशा के लिए जो वो महसूस कर रहा था, उसे चाहकर भी वो मोहब्बत का नाम नहीं दे पा रहा था। उसका यकीन ऐसे उठा था, वो डर रहा था कि अगर वो मोहब्बत का रुतबा अरीशा को दे गया तो वो भी उससे दूर कर दी जाएगी। भला उसके जान से प्यारे लोग कहाँ बचे थे उसके पास, सिवाय आनी के। और अब अरीशा यारम सुल्तान के दिल में ऐसे कदम जमाए थे कि वो डर रहा था उसे वो रुतबा देने से जिसकी वो असल हकदार थी। यारम बेटा, मैं सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? लेट हो रहे हैं हम लोग बेटा। सना बेगम ने उसे देखते परेशानी से कहा तो वो उस पर से नज़रें बमुश्किल सही से मगर फेर गया। अन्नी, मैं मीटिंग में था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। आप फिक्र मत करें, मैं बस आधे घंटे में रेडी होकर आता हूँ, आप मेरा इंतज़ार करें। वो उन्हें कहता एक नज़र भरपूर अरीशा पर डालता पलट गया, जबकि जैद भी रेडी होते ब्लू 3 पीस पहने उनके पास आ खड़ा हुआ। आई एम रेडी, उसके मुस्कुरा कर कहने पर अरीशा ने उसके बाल बिगाड़े। अब तुम रेडी हो गए, अरीशा ने कहा तो जैद ने मुंह बिगाड़ा। उफ, मेरे बाल ख़राब कर दिए, अब मुझे फिर से बनाने पड़ेंगे। मैं बना कर आता हूँ बाल, मुझे छोड़ के मत चले जाना। वो पहले चिड़चिड़ा होकर कहता आखिर में अंदर भागा तो सना बेगम हंसने लगी।